हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो मेरा पिछला लेक्चर है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कोई भी पूर्णांक है, कोई भी आपको बड़ा संख्या है, उसमें दो से भाग, वो संख्या पूरी बड़ी संख्या 3 अंक हो या 4 अंक हो 5 अंक का हो, उसमें दो से वो संख्या भाग लगेगी कि नहीं, पूर्णतः भाग लगेगी कि नहीं। 3 से उस संख्या में पूर्णतः रूप से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 4 से उस संख्या में पूर्णतः रूप से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 5 से उस संख्या में पूर्णतः रूप से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके सामने सिंपल, अगर आपके सामने आ गया और ये एक सामने आपने क्वेश्चन भी दिए थे, और मुझे पता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करते हैं। आज तक एक भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आया कि सर इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है। लेकिन मैं अपना जो है वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक दिन में जो बच्चा पढ़ेगा उसके बाद डेली कमेंट्स करेगा, ये मेरा वादा है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने अगर आ गया इतना बड़ा संख्या, और हम सिंपल पूछिए इस संख्या, इतना बड़ा संख्या है 4 10 अंक की संख्या है। पूछेंगे सिंपल में कि बताओ इस संख्या में 2 से या 3 से या 4 से 5 से किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो मात्र अगर 1 सेकंड में बताना हो तो अब देखेंगे, 2 तो लास्ट में 2 है नहीं, तो 2 से नहीं होगा। 3 के लिए ऐड करेंगे तो क्या पता कितना आएगा, तो उससे भी छोड़ते हैं। 4 के लिए लास्ट वाला 2 संख्या लेते हैं, तो 4 से भी नहीं होगा। 75 है, 75 4 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से लेंगे तो 5 लास्ट में 5 है आपका। 5 का आता है कि 0 और 5 है तो 5 से विभाजित होगा। तो लास्ट में क्या है, 5 है। तो ये पूरी संख्या क्या है आपसे 5 से विभाजित हो जाएगी। यही देखते थे। और उसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग का था वो था कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, हम लोग सीख गए थे। आइए चलिए, हम लोग कल 2 संख्याओं को सीखे थे। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, उसमें 3 संख्या दिया है आपको। 3 संख्या दिया है, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मात्र एक स्टेप और बढ़ जाना है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब हम लोग उसमें एचसीएफ निकालने के लिए 2 संख्या था तो दोनों संख्या में कॉमन करते थे। लेकिन इस समय 3 संख्या है और तीनों संख्या में देखेंगे जो कॉमन होगा वो आपका होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो आपका बचेगा, जो उसके बाद निकालेंगे, वो आप निकालेंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका मतलब किसी संख्या का अगर अगर छोटा चीज़ के लिए बात कर रहा है, कम न्यूनतम की बात करेगा तो हम वहाँ पर निकालेंगे एलसीएम, और महत्तम का बात करेगा वहाँ पर हम निकालेंगे एचसीएफ। क्योंकि महत्तम समापवर्तक होता है, इसका मतलब एचसीएफ, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, माने न्यूनतम मान के निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ एलसीएम का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए, जो आपका क्वेश्चन है इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा मोबाइल रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि कॉपी में लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है और उसके बाद आपको बोर्ड पर भी लिखना होता है। तो क्वेश्चन जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 संख्या दी है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन चल रहे हैं। और इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो जो आपका पहला संख्या 12 है और दूसरा जो आपका 15 है, और जो फिर से और में जो है ये कह रहा है आपका 21। अब कह रहा है इस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। जो आपका क्या है 12 है, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 200 लगेगा, फिर से लगाएंगे तो 300, 3 और मिल जाएगा। फिर से 3 जो है आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो एक ही 3 ही से केवल कटेगा। फिर से 15 के लिए चलेंगे, 15 के लिए चलते हैं। तो 15 के लिए चलेंगे तो किसे लगेगा, ये आपका लगेगा 3 से, क्योंकि जुड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 5 है 15 और 5 जो है एक अभाज्य संख्या थी, इसे केवल 5 से ही लगेगा। अगला जो आपका 21 है, तो फिर चलेंगे इसमें 3 से चलेंगे, 7 मत मिल जाएगा। जब इससे चलेंगे तो ये चलेगा आपका 1 मत में, क्योंकि 7 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है। अब करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 15 और यहाँ पे लिखेंगे 21। इक्वल टू का साइन देंगे और उसके बाद इसे गुणनखंड को लिख देंगे। 1 है 15 का
1 है और 17 21 का 1। तो ये आपके सामने हुआ भाई। अब यहाँ से कह रहा है कि HCF तथा LCM ज्ञात करने के लिए। तो आप जानते हैं कि HCF है, कैसे ज्ञात करते हैं। HCF करते क्या है कि जो संख्या है उसमें तीनों संख्या में देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिलेगा वही हमारा जो हो जाएगा HCF होगा। तो देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम कॉमन क्या कर लेंगे, आपका 3 हमको कॉमन मिल रहा है, 3 और 1 तो सब में कॉमन आपको मिलेगा। तो ये आपका था HCF। तो इसका मतलब 3 गुणे 1 इसको टू 3। ये हुआ हमारा HCF, ये हुआ हमारा LCF। अब हम लोग देते ये हमारा हो गया HCF। हम लोग देखेंगे LCM। तो LCM क्या होता है कि HCF को एक बार HCF को लिख देते हैं और बाकी उसके बाद जो भी संख्या बचा होता है उसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो हम निकालेंगे क्या, HCLCM। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा आपका, ये HCF को लिख दिया पहले, उसके बाद जो भी बचेगा लिख देना है। तो यहाँ पर क्या है 2 गुणे इसमें क्या बचा है 2 गुणे 7। यह हमारा होगा। जब गुणा करेंगे कितना होगा 6 गुना 12, 12 गुना 24। 24 में जब 7 से चलेंगे तो 7 चौका 28, 7 गुना 14, 2 18, 100, 7 गुना 14, 14 दो 16, 168। कितना आएगा हमारा 168। ये हुआ हमारा LCM। तो ऐसे ज्ञात करना है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है ऐसे ज्ञात करना है। आपको 3 संख्या देगा और 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उस विधि द्वारा उसके LCM और HCF ज्ञात करना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वह है 17 23 29। 17 23 29। ये आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है 17 है और 23 है और 29 है, किसका निकालना है। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे निकालते हैं सबसे पहले 17 का। तो जब 17 निकालेंगे तो 17 क्या है अभाज्य संख्या, तो केवल इसमें 17 से ही भाग रहेगा। 23 से जब निकालेंगे क्या होगा, ये भी क्या है आपका अभाज्य संख्या, इसमें भी केवल 23 से ही भाग लगेगा और 1 से लगेगा। और जो आपका 29 है ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी केवल 29 से ही लगेगा। अब आता है कि इसका LCM और HCF निकालने के लिए। तो हम आएंगे सबसे पहले LCM लिखेंगे 17 23 और 29 लिखेंगे और इसका गुणनखंड लिखेंगे 17 गुणा 1 क्या होगा 23 गुणा 1 और ये होगा 29 गुणा 1। जब इसमें कॉमन करेंगे HCF के लिए तो हमारा HCF क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि जानते हैं किसी संख्या में एक तो उसका गुणनखंड आएगा तो आएगा 100%, किसी भी संख्या से नहीं करता तो एक से करता है। तो हमारा एक सब में आया है, तो ये हमारा हो गया HCF। अब देखते हैं हम लोग LCM। LCM में क्या करते हैं HCF को लिख देते हैं और बाकी जो भी संख्या होता है उसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो LCM के लिए क्या होगा, कितना है 17 गुणे 23 गुणे 29 और एक बार HCF को गुणा कर देंगे। HCF तो 1 है, गुणा करेंगे तभी सही है, नहीं करेंगे तभी सही है। अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 17 51 और 17 दूना 34 34 5 39 34 5 39 गुणा 29 बचेगा। 39 में 29 से गुणा करेंगे 191, 391 में करेंगे हम लोग 29 में तो 9 9 81 29 27 27 35 8 35 2 18 24 7 करेंगे 9 3 3 11। तो हमारा आया जो LCM आया
11, 33, 9 हमारा ये एलसीएम आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये आपका है यहाँ से 17, 23 और 29 का जो आपका एचसीएफ है 1 आया है, और एलसीएम है जो 11,339 आया आपका, 11, 33, 9। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन को करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे। सिंपल है ये, तो आपको फर्ज है कि इतना करना चाहिए। अब हाइड्रोजन के द्वारा निकालना है एक्सरसाइज 1.2 का जो सारा जो क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन था, उस सारे क्वेश्चन को करना किस पे था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो आपका था भाज्य था, बी जो था आपका भाजक था, और क्यू जो था आपका भागफल था, और जो आर था आपका शेषफल था। इस पर करना था। एक कंडीशन था बहुत महत्वपूर्ण, क्या था कि जो है हर टाइम जो आपका ये जो है भाज्य है कभी भी बी से बड़ा ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या में भाग देने के लिए आपको करना क्या है कि जो आपका भाज्य होता है, भाज्य जो होता है वो कभी बड़ा होगा तभी भाजक से उसमें भाग लगेगा, नहीं छोटा। मान लीजिए हम बोलते हैं कि आप 10 से 1 में दीजिए, तो ये आपका चल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है, भाजक जो है भाज्य जो है छोटा हो गया, तो यहाँ पर चल जाएगा दशमलव में, तो ये सही नहीं रहता है। ये कंडीशन को बिना दशमलव के लिए फॉलो करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8, 9, 25। चलिए निकालते हैं। तो निकालेंगे तो कितना होगा 4, फिर से निकालेंगे तो 2, फिर से करेंगे तो 1 होगा। 9 का निकालेंगे तो 3, यहाँ निकालेंगे तो 1, 25 का निकालेंगे तो 5 करेंगे तो फिर से 1। अब इसका भी निकालेंगे, क्या लिखेंगे 8, 9, 25। गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। इसका गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 1। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 1। अब देखेंगे तो जो कॉमन आपको बच रहा है वो आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना है आपका 1 है, और एलसीएम करने के लिए जो आपका एचसीएफ होता है उसको इक्वली देते हैं, और उसके बाद जो भी बचा संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 क्या कितना जाएगा 78, सॉरी 92 हो जाएगा। 3 दूना 6, 72। तो 24 से 72 हो गया आपका। अब 72 और फिर से क्या बच रहा है 5, तो 10, 35, 1, 36, फिर से 5, कितना हो 0, 30, 15, 38, 18। तो जो आपका एलसीएम है वो आपका आएगा 1800। कितना आएगा 18 से एलसीएम आएगा 0, 30, 15, 18। तो ये आपका हो गया एलसीएम, ये आपका हो गया एलसीएम। चलिए हम लोग अगले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर अब 3 का जो तीनों क्वेश्चन था कर दिए हैं। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF कितना 306, 657 इक्वल टू दिया है। बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का जो HCF है 9 है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या HCF जो तो एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे इसकी अब क्या प्रथम पद, क्या आपका प्रथम पद कितना है 306, 306। द्वितीय पद कितना है
657। और जो हम लोग एज यू नो डेट या हम जानते हैं क्या, हमारा जो HCF है कितना दिया है, HCF वो दिया आपका 9। कितना दिया है, 9। कह रहा है कि HCF इतना और इतना का HCF जो है 9 है, तो इसका मतलब HCF हमारा 9 दिया है। LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं यह है कि दो कोई आप संख्या उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसका जो LCM और HCF का गुणनखंड होगा ना, दो संख्या के गुणनखंड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन नंबर देखे थे, एक बार देख लेते हैं कौन नंबर क्वेश्चन था। जब क्वेश्चन हम लोग दो कर रहे थे तो उसमें दो संख्या दे रहा था। अब कह रहा था कि दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और वहां से उसका LCM और HCF निकालिए, और LCM का जो वैल्यू आ रहा है, HCF का जो वैल्यू आ रहा है, उसको आपस में गुणा करिए और बताइए कि जो दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो उस संख्या को गुणा करने पर क्या HCF और LCM के आंसर के गुणा के बराबर हो रहा है कि नहीं, यही हम लोग सीखे थे। तो उसको वही हम लोग देखे थे। तो वहां से हम लोग पता क्या चलता, क्या लगाए थे, क्या कि करना क्या था, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, क्या द्वितीय पद इक्वल टू क्या था, LCM गुणे HCF। यही था, यही मैंने कह रहा था कि प्रथम पद द्वितीय पद आपस में गुणा कर दीजिए। इसका मतलब इस दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में हम ये जानते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में सीख लिए। कह रहा था कि मान लीजिए दो संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना था और इसको भी आपस में गुणा करना था। इसका वैल्यू जो भी आता है, क्या LCM और HCF का जो वैल्यू है उसको आपस में गुणा करने पर और इस गुणा करने पर क्या दोनों का वैल्यू सेम है, यही हम लोग सीखे थे। इस यहाँ उस सीखे थे तो किस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा उसको हल किए थे। तो चलिए अब यहाँ से प्रथम पद कितना है आपका 306, द्वितीय पद कितना है 657 इक्वल टू LCM तो ज्ञात करना है। HCF कितना दिया आपका गुणे 9। अब आप जानते हैं इंटू में कोई भी संख्या रहता है बटे में चला जाता है। जैसे है कि 4x इक्वल टू 8, तो अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 8/4, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो ऐसे कहते हैं। तो मान लीजिए LCM इंटू 9 है, तो LCM निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 9 इसके नीचे। तो जब इसके नीचे 9 चला जाएगा तो डायरेक्ट भेज दे रहे 9, जब इसके नीचे जाएगा तो यहाँ से LCM और क्या हो जाएगा 9 जो था HCF को डायरेक्ट इसके नीचे भेज दिए हैं। अब देखिए अगर काटना चाहे तो कौन सा भी कट सकता है, 27। देखिए अब काटेंगे इसको 306 को 9 से काटते हैं तो कितना मतलब है 27। अब 30 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 30 में से 27 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 3 आइए मिले कितना हो जाएगा 36, तो 9 चौका 36, 34 बार में, कितने बार में 34। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे LCM इक्वल टू यहाँ पे बचेगा कितना 34, यहाँ पे कितना बच रहा है 657। जब इसको गुणा करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना है 657 गुणे 34। जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 दो 22, 6 चौके 24, 26 गुणे 7 त्रिक 21, 5 दो 15, 17, 17 18 19। जोड़ेंगे कितना होगा 8 2 3 2 और ये 2, 22 32 8। जो हमारा आंसर है LCM कितना है 22 32 8, यही हमारा LCM आएगा, यही हमारा LCM आएगा। देखिए प्रथम पद दे दिया था इतना, द्वितीय पद दे दिया था इतना, HCF आपका 9 दे दिया था, LCM ज्ञात करना था। अब हम जानते थे क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े थे कि प्रथम पद गुणे द्वितीय पद इक्वल टू LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF ये हम लोग पढ़े थे। तो प्रथम पद का वैल्यू रख दिए हैं, गुणे द्वितीय पद का वैल्यू रख दिया है। LCM हमारा नहीं दिया था तो LCM के अंदर छोड़ दिए हैं, और HCF जो हमारा 9 था और ये इंटू में था तो ये इसलिए 9 इसके अंदर चला गया है। तो यहाँ से हमारा LCM का वैल्यू निकल जाएगा। जब 9 से हम काटे हैं 306 को तो 34 बार में कटा है। अब तो बचा क्या है, आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा किए तो कितना है 22 32 8, 22,328, ये हमारा आया आंसर। तो यह था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था आपका चौथा नंबर था। कितना नंबर क्वेश्चन था चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पूछ रहा है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या कोई भी संख्या जो n के रूप में है, कोई भी संख्या n के रूप में अगर कोई संख्या है तो कह रहा है कि बताइए 6n जो है 6n ये बोल रहा है क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। मैंने कहा क्या है कि बताइए जांच करना है कि 6n जो है 6n के पावर कुछ भी हो सकता है, 6 पावर कुछ भी हो सकता है। n का मतलब क्या आपका नेचुरल नंबर जो है आपका n जब 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, मैंने कोई भी संख्या रख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि बताइए जो है ये संख्या 6n जो है 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो 0 पर समाप्त होने के लिए एक कंडीशन है, केवल एक कंडीशन है। कहता क्या है जो है अभाज्य गुणनखंड आप किसी भी संख्या का निकालते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 4 के निकालिए, 5 के निकालिए, 6 के निकालिए, चाहे 660 से निकालिए, किसी कितना भी बड़ा संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अगर एक टर्म एक बार 2 गुणे 5 मैंने जिसका अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में अगर आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। अगर गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं आता है तो वह संख्या आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। किस पे 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 6 को देखते हैं, 6 का, चाहे अभी ये छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले करते हैं हम 8 का। जब 8 करेंगे तो ये जब निकालेंगे कितना होगा 4 मतलब, जब इसको निकालेंगे तो कितना होगा 2, जब इसको निकालेंगे तो कितना होगा 1। तो इसको लिखेंगे तो कितना किस तरह लिख सकते हैं 8 इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 का पावर 3 गुणे 1 जो है 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। तो 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। और कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड में 2 गुणे 5 अगर मिल जाता है तो वह संख्या न होगा 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। जैसे कौन, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल का 10 ले सकते हैं। जब हम 10 लेंगे तो 10 लेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो 5 से 2 से करेंगे तो 5 मरते हैं, 5 से करेंगे तो 1 मरते हैं। जब इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 10 का लिखेंगे 2 गुणे 5। जो यह संख्या है 10 यह आपका 0 पर समाप्त होगा, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 के रूप में है। और इस रूप में कोई अभाज्य गुणनखंड रहता है, गुणनखंड इस रूप में 2 गुणे 5 के रूप में रहता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। अगर नहीं रहता तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। आइए चलते हैं इस संख्या को जानते हैं। पूछ रहा है 6n इक्वल टू, बताइए 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। अब यहाँ पर जो 6 है ना, इसलिए आपको n जो है यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। कोई भी संख्या रख कर देखिएगा ये 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसे कभी कटेगा नहीं। तो चलिए इसको अब एक्सरसाइज 1.2 है, टोटल चीज को हम पढ़ रहे हैं किसमें, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो जब 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा आपका 3 मत जाएगा, ये निकालेंगे तो क्या 1 मत मिलेगा। 6 इक्वल टू 2 गुणे 3। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि जो संख्या है 6n ये आपका 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रहा है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही लिखेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि और कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगा, कोई संख्या 0 पर समाप्त तब होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में हो। यही लिखेंगे प्रश्न में। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उस संख्या अगर 2 गुणे 5 के रूप में होता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। अगर ऐसा नहीं आता है, कंडीशन ऐसा फॉलो नहीं करता है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आता है तो वह संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, कोई भी आप लोग एग्जाम्पल लेकर देखेंगे आपको यही मिलेगा कि अगर 2 गुणे 5 के रूप में आ रहा है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले इस लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे एज यू नो डेट, मैंने हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में आए। तो इधर लिख देंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से, इसके बाद लिखेंगे प्रश्न से 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा आपका 3, और ये क्या होगा 1। तब 6 बार क्या लिखेंगे, और यहाँ पर 3 है, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 5 चाहिए, 2 गुणे 3 आया है, तो इसे लिखेंगे कि यह 6 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रहा है, तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर n को रहा था, तो यहाँ पर अगर हम 1 चाहे 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो कितना होगा 6 स्क्वायर, तो इसका जब करेंगे तो कितना 36, जो इसका भी निकालेंगे तो ये भी कभी 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आएगा। जैसे निकाल देख लीजिए 18 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। तो 2 स्क्वायर, इसको लिख देगा 3 स्क्वायर, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, 2 गुणे 3 के रूप में है, तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि जो 6n है वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी मजेदार था, इजी भी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। और व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्यों? कह रहा है दो संख्या आपको दे दिया, गुंटू में कोई भी संख्या दे रहा है, पूछ रहा है वह भाज्य संख्या है क्यों। अब सबसे पहले पता होना चाहिए भाज्य संख्या कहते किसे हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से और सेम से भाग लग, 2 से भी लग जाए, किसी भी संख्या से भाग लग जाए, पूर्णतः रूप से भाग, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या कहते हैं, माने 2 से पूर्णतः रूप से भाग लग जाए। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें स्वयं को छोड़ और एक और स्वयं को छोड़ किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। भाज्य संख्या क्या है? और कोई भी भाज्य संख्या लिखते हैं, भाज्य संख्या जैसे हो गया आपका 8 हो गया, आपका हो गया 4 हो गया। अब अभाज्य संख्या लिखते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है? आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए तो जब इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो ये इसमें आपको कभी भी 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। जैसे निकालिए, मान लीजिए 8 या 4 के निकालते हैं, 4 के निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 1 आ रहा है, मैंने 4 उल्टा लिख देते हैं, 2 गुणे 1, 3 स्टेप में आया 1 2 3। जब इसका निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड खुद कहता है कि कोई भी संख्या हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड तब होगा जब वह संख्या 1 से कटे और केवल स्वयं से कटे। तो उसमें आपको गुणनखंड कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 3 का निकालते हैं तो 3 से 1 मत में कटेगा तो 3 बार क्या लिखेंगे 3 गुणे 1, ये 2 स्टेप मिला। 5 है, जो 5 से केवल 5 से ही कटेगा तो इसको लिखेंगे 5 बराबर क्या लिखेंगे 5 गुणे 1, तो इसमें भी 2 स्टेप मिला है। मान लीजिए 11 या 19 से भी, 19 से क्या है आपका एक अभाज्य संख्या है, तो जब ये इसमें केवल 19 से ही भाग लगेगा, इसको जब करेंगे तो 19 बराबर क्या लिखेंगे 19 गुणे 1, इसमें भी आपको 2 स्टेप मिला है। माने अब यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व तब किया जा सकता है कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या हो सकती है कब? जब उसका गुणनखंड है 2 या 2 से अधिक रूप में उसका गुणनखंड आ जाए। 2 से अधिक रूप में उसका गुणनखंड आ जा रहा है तो वह संख्या होगा भाज्य संख्या। और कोई संख्या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में आ जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा तो वह संख्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। देखिए क्वेश्चन करने से पहले एक आपके सामने क्वेश्चन आप देखें। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 20, अब पूछ रहा है 20 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो भाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। 20 को क्या लिख देंगे 2 गुणे 5 गुणे 1। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो इसका गुणनखंड है 2 से ज़्यादा रूप में, मैंने 2 संख्या से ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है, इसका 4 गुणनखंड मिल रहा है, तो इसका मतलब यह होगा भाज्य संख्या, ये होगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कब होता है? जब उसका गुणनखंड 2 ही संख्या के रूप में मिले तो होता है आपका अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन का क्या है आपका, जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। कह क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13।
13 और क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। बोला बताइए कि जो दोनों संख्या है एक भाज्य संख्या है, क्यों? क्यों है तो क्यों तो आप जान गए। क्यों करने के लिए जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कहना है वो यही कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो निकाल रहे हैं तो गुणनखंड अगर दो संख्या से अधिक संख्या माने आ जा रहा है, दो संख्या से ज़्यादा संख्या के रूप में आ जा रहा है तो वहाँ आपका होगा भाज्य संख्या। तो चलिए करते हैं ऐसे ये को पहला करते हैं 7 गुणे 11 गुणे प्रश्न से आप लिख देंगे प्रश्न से 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो अगर देखिए तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं 13 कॉमन ले सकते हैं 13 देखिए इंटू में इसमें प्लस में है तो अगर इसमें हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कॉमन कैसे करते हैं, मान लीजिए दो संख्या उसमें ऐसा संख्या जो कॉमन तभी कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं हो रहा आया होगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है तो इसमें कॉमन हम कर रहे हैं कितना 13। तो 13 जब कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके सामने आ गया क्या 2 गुणे 2 गुणे आपका प्लस में दे रहा है आपका 2। अब यहाँ से कह रहा है कॉमन कीजिए तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 2। तो इसमें जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, करना चाहेंगे तो 2 कॉमन कर सकते हैं हो जाएगा आपका 4 प्लस 1। बाद में आपका आंसर वही मिलेगा। इसको कीजिए या इसको हल कीजिए बाद में आपका आंसर वही मिलेगा। जैसे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 गुना 10। कॉमन का मतलब कुछ होता नहीं है, बस संख्या छोटी हो जाती है और आपको जो भी मिलता है एक सही वैल्यू मिलता है और आसान होता है करने में। चलिए यही था कॉमन। तो यहाँ पर आप 13 कॉमन किए हैं तो इसमें 13 निकल गया और इसमें बचेगा कितना 17 गुणे 11 बच गया। अब प्लस है तो प्लस थी। अब यहाँ 13 कॉमन किए इसमें कितना बचेगा 1। और जब ये देखेंगे यहाँ पर जो संख्या है 3 से अधिक के रूप में है, इसका गुणनखंड 3 से अधिक के रूप में है तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ये लिखेंगे क्या कि यह संख्या 3 से अधिक के रूप में है, इसका गुणनखंड 3 से अधिक के रूप में है तो यह एक भाज्य संख्या होगा। यह गुणनखंड यह एक भाज्य संख्या होगा क्योंकि गुणनखंड 2 से ज़्यादा संख्या के रूप में आया है। यहाँ प्रूफ हो गया। इसको करना क्या था, अगर इसको गुणा करके इसको जोड़ देते, ठीक है। देखिए अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहते हैं यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर इसको गुणा करेंगे। अच्छा एक और बात बताइए, अभाज्य गुणनखंड निकालता था वो मिलता क्या है, ऐसे ही लास्ट में मिलता है गुणनखंड के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी संख्या होगा ना उसका अभाज्य गुणनखंड दे दिया है और पूछ रहा है कि बताइए जो है गुणनखंड के रूप में एक भाज्य संख्या है क्या है। तो यहाँ पे बता देंगे इसलिए भाज्य संख्या है कि इसका जो गुणनखंड है 2 से ज़्यादा संख्याओं के गुणा के रूप में मिल रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और वही अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या कहता क्या है कि एक और स्वयं को छोड़कर, माने इसमें अभाज्य गुण संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो सकता है, 3 कभी नहीं होगा, कभी जिंदगी में उसका गुणनखंड 3 नहीं हो सकता है। तो देखिए चलिए दूसरे यहाँ पर दूसरे नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, ये तो आपको पहला सिद्ध कर दिए। अब हम लोग दूसरा जो है इसी में का दूसरा पार्ट है। तो इसको जब इसमें अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 दिया है तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है प्लस रूप में। तो कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन जब करेंगे 5 तो कितना हो गया यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 2 गुणे 1 प्लस 1 5 इंटू, अब इसमें गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, बचेगा कितना लास्ट में 1। और फिर से इसमें गुणा करते हैं तो 42 में 12 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 8 कितना हो जाएगा 2 4 4 504 गुणा आपको हो जाएगा 2 प्लस 1 504 इंटू इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8
0 5 दूना 10। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी संख्या है, तो यहाँ पर आपका 3 संख्याओं के रूप में आपको मिल रहा है। इसका जो गुणनखंड है, चाहे इसे गुणा भी कर सकते हैं +1, तो इसका जो गुणनखंड है 3 संख्याओं के रूप में मिल सकता है। तो इसे लिखेंगे कि ये जो है एक भाज्य संख्या होगा। क्योंकि होगा कि जब इसको गुणा, देखिए ये जो संख्या दी है आपका किसी संख्या का गुणनखंड ही है, किस संख्या का गुणनखंड है, और इसमें आपको देखने को क्या मिला है कि जो भी संख्या होगा उसका जो गुणनखंड है 2 संख्या से अधिक संख्या के रूप में आ गया है। यहाँ तक अब मान लीजिए आपका 2 संख्या हो गया, लेकिन 3 4 5 6 7 8 के रूप में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एक भाज्य संख्या। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक संख्याओं के रूप में आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। अगर चाहेंगे तो इसे लास्ट तक ले जा सकते हैं। 5 इंटू कितना हो जाएगा 1009। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से विधि करेंगे तो आपका यही मिलेगा। इस संख्या को भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यही मिलेगा। और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला है कि जो संख्या है 2 संख्याओं के गुणनखंड के से अधिक के रूप में मिल रहा है, मिलेगा एकदम 100% मिलेगा। क्योंकि ये जो संख्या आएगा ना, जो भी गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा एक भाज्य संख्या आएगा, अभाज्य संख्या नहीं आएगा। अभाज्य संख्या क्या कहता है कि अभाज्य संख्या कुछ भी होता है, ये आपका अभाज्य संख्या 29 है, इसमें केवल 29 से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगा। जब 29 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 29 गुणा 1 लिखेंगे, ये जो है केवल 2 टर्म के रूप में मिलेगा, तो वो होगा आपका अभाज्य संख्या। और 2 से ज़्यादा टर्म के रूप में गुणनखंड के रूप में आ गया, ये जो गुणनखंड है 2 से ज़्यादा संख्या के रूप में आ जाएगा, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा एक भाज्य संख्या। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था एक भाज्य संख्या है। जान गए हैं क्यों है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 2 संख्या से अधिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 1.2 का है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए किसी खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मान लीजिए ये मैदान है, इस पर हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ना वृत्ताकार हो गया, गोलाकार हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। जो सोनिया है, एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया मिर्जा कह सकते हैं, सोनिया मिर्जा मत कहिएगा क्योंकि सोनिया मिर्जा एक बैडमिंटन प्लेयर थी। सोनिया मिर्जा एक बैडमिंटन प्लेयर थी तो वो दौड़ नहीं सकती है भाई, दौड़ेगी तभी तो कोई काम कर सकती है। तो सोनिया थी जो कितने मिनट में कर रही थी, इसको पूरी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा रही थी, 18 मिनट। कितने मिनट, 18 मिनट। और वहीं पे जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगा रहा है। एक लड़का है, कौन है, रवि, तो वो कितना लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है। तो पूछ रहा है कि लगाता, तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक बार सबसे पहले बार मिलते हैं। पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों जो है एक स्थान पर एक बार सबसे पहली बार जब मिलते हैं कब मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे पहली बार। मान लीजिए दोनों एक ही साथ लगा रहे हैं, लेकिन जो एक चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट में लगा लिए और ये 12 मिनट में लगा रहा है। ये तो निश्चित है कि ये पहली बार में कभी मिलेंगे ही नहीं, कभी पहली बार में नहीं मिलेंगे। और जो मिलेंगे तब बताना है कि जो पहली बार मिले हैं वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम संख्या ज्ञात है, लघुत्तम पूछ रहा है। लघुत्तम माने सबसे पहली बार, मतलब छोटी बार जब मिलेंगे, पहली बार जब मिलेंगे तो किस मिनट में मिलेंगे, मतलब कितने मिनट के कितने समय घंटे के बाद मिलेंगे। तो सबसे छोटी बार पूछ रहा है, पहली बार ही पूछ रहा है, ये तीसरी बार चौथी बार नहीं पूछ रहा है। जब छोटी बार पूछ रहा है, लघु बार पूछ रहा है, लघुत्तम बार। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें दिया भी है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर प्रारंभ करके हैं, मैंने करते हैं, मैंने स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद पूर्णतः प्रारंभिक स्थान पर एक बार पूछ रहा है कि एक ही साथ जब प्रारंभ करेंगे, एक ही साथ दौड़ेंगे, तो पूर्णतः लघुत्तम बार में पहली बार में कितने मिनट बाद पहली एक बार मिलेंगे वो, उसी जो पहली बार मिलेंगे कितना समय लगेगा उसी को बताना है। तो लघुत्तम बार में बताना है कि सबसे छोटी बार कब किस समय पर मिल रहे हैं। तो करना क्या होता है, लघुत्तम निकालने के लिए करना क्या होता है कि लघुत्तम छोटी संख्या बार निकालने का है। तो इसमें करेंगे क्या कि अगर महत्तम समय पर तक महत्तम बार किसी संख्या को निकालना होता है किसी संख्या का, तो वहाँ पर निकालेंगे HCF। लेकिन लघुत्तम के लिए, छोटी के लिए हम निकालेंगे HCF, क्योंकि HCF को जब फुल फॉर्म होता है क्या होता है, HCF लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर खुद आपको पता चल रहा है, लोएस्ट माने कम। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि कम
समय में कितनी बार सबसे पहले मिल सकते हैं, और वही ज़्यादा बार पूछता है कि चौथी बार या पांचवी बार। ये तो एक दिन में पूरे चक्कर लगाएंगे तो वो लोग आपसे 2 3 10 12 बार मिल सकते हैं, ये तो वादा है, ये तो पक्का कि मिलेंगे। तो महत्तम बार नहीं पूछ रहा है, लघुत्तम बार पूछ रहा है, तो यहाँ से जो संख्या हम आपको लिखाएंगे एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग 18 और यहाँ से 18 का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम पहले गुणनखंड निकालते हैं, तो इसको मिलेगा क्या 9, यहाँ पर निकालेंगे कितना 3, यहाँ पे निकालेंगे तो 1। तो 18 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 2 9 3, यहाँ पर 3 गुणे 1, यह होगा 4, और 1 मिनट 9 3, अरे यार यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी 3 से लगेगा तब जाके होगा। तो ये आपका ये इसका गुणनखंड हो गया। अब 12 को निकालेंगे, तो 12 को निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 गुणे 3 1। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब आप जानते हैं कि जो आपका एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ को लिख देते हैं और बाकी जो भी संख्या बचा होता है उसको एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम का एक और किसी संख्या का केवल एलसीएम निकालना हो तो कहता है जो संख्या है ना, जो भी संख्या है उसका जो हाईएस्ट घात होता है, हाईएस्ट जो पावर होता है उसको ले लेंगे, और दूसरे संख्या का हाईएस्ट पावर जो भी संख्या है उसका हाईएस्ट पावर को ले लेंगे, तो वही उसी को जब आपस में गुणा कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा एलसीएम, हाईएस्ट पावर को लेना है। तो जब यहाँ पर देखेंगे पहली में, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 18 जो है 18 में आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या मिलेगा 2 का पावर 1 है, मैंने 2 एक ही बार आया है, 3 कितने बार आया 2 बार आया है, अब 1 तो एक ही बार आया है। अब दूसरा संख्या क्या है 2 गुणे 3 गुणे 1, 12 का 2 गुणे 3 गुणे 1। तो जो यहाँ पर 2 का पावर है कितनी बार है 2 बार है, 3 का पावर कितनी है 1 बार है, 1 का पावर 1 बार है। तो कह रहा है कहता है ना एलसीएम निकालना है, तो दो संख्या का एलसीएम निकालना है, तो हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को एक एक बार ले लेंगे, तो आपका एलसीएम आपका वैल्यू एलसीएम का वैल्यू आपको दे देगा। तो इसमें पहली में 18 में हाईएस्ट पावर क्या है 3 का पावर है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, और 12 में क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यही हाईएस्ट बड़ा है। बस इसको जब आपने गुणा करना तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। जब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौके 36, यानी लघुत्तम मैंने सबसे कम समय पर 36 मिनट बाद आपको एक दूसरे को एक ही स्थान पर प्रथम बार मिलेंगे, एक बार उनका मुलाकात होगा। वहीं पर जो भी बोलना होगा वो आपस में बोलेंगे, क्योंकि एक लड़का एक लड़की है तो जानते हैं क्या बोलेंगे। चलिए आई होप कि ये वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर कीजिए, और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।